वेलकम क्लास। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विषय गणित और कक्षा 9 का अध्याय 2। कक्षा 9 का अध्याय 2 है आपके बहुपद। अब बहुपद में आप लोगों को पता है कि बहुपद क्या होता है, और नहीं पता तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक भी शब्द इस पाठ का नहीं छोड़ेंगे। यदि कोई भी कंसेप्ट आपके गणित का मिस होता है तो, या फिर पहले से कोई कंसेप्ट आपके मिस है, तो हम यहाँ पे पूरा कंसेप्ट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गणित को पूरा तोड़ देंगे, पूरा सीख लेंगे, और पूरा सीखने के बाद आपके एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे नहीं हो। ध्यान से इस वीडियो को देखना। और आगे हम बात करने वाले हैं बहुपद की। पहले इस नाम की बात करेंगे कि बहुपद नाम क्या है, ये बहुपद क्यों है। कि इस नाम की बात करें, इस नाम को तोड़ मरोड़ के देख लो आप लोग, कि तोड़ मरोड़ के देखो तो बहुपद को तोड़ोगे तो बहुपद में इस बहु को बना दो अलग और इस पद को कर दो अलग। पद को अलग किया तो लिखा पद, और बहु को इधर आगे अलग कर दो और बहु अलग होके बनी बहु। और बहु और पद, और बहु का यदि सही से अर्थ देखूं, ये बहु सास वाली नहीं है, ये बहु है आपके बहुत। ये बहु का मतलब है आपका बहुत, बहुत सारे। और पद का मतलब होता है आपके पद, क्रम। पद का मतलब क्या होता है, क्रम होता है। पद होते हैं बहुत सारे पद, एक पद, दो पद, तीन पद, ऐसे। मतलब बहुपद का अर्थ है बहुत सारे पद। तो इन बहुत सारे पदों से मिलकर क्या बना है, बहुपद बना है। तो इसकी परिभाषा हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। कि परिभाषा देखूं तो बहुपद का मतलब होता है एक या अधिक पदों से मिलकर बने व्यंजक। क्या होता है, मिलकर बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब बात आती है व्यंजक की। सर व्यंजक क्या है, कि बहुपद तो बहुत अच्छी बात है, एक या एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है। और बनता क्या है, पहले व्यंजक बनता है और उस व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। चलो ये बात सीख ली कि बहुपद का मतलब है, यदि कोई 3x लिखा हुआ है तो आपके कहने से मान लें कि ये आपका एक बहुपद है। 4x + 2 लिखा हुआ है तो बोल देते हैं कि ये क्या है, एक बहुपद है। और आगे 3x² + 2 लिखा हुआ है तो इसको भी बोल देते हैं कि ये एक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि ये एक व्यंजक है और एक या अधिक पदों से मिलकर बना है। कोई बात नहीं, बट मैं अब आपको बताऊंगा कि ये व्यंजक क्या है, कि व्यंजक से क्या बन रहा है, बहुपद बन रहा है। इस व्यंजक को हम क्या बोल रहे हैं, बहुपद बोल रहे हैं। तो इस व्यंजक के बारे में थोड़ा ध्यान दो और ये क्या होता है उसके बारे में सीख लो कि व्यंजक क्या होता है, व्यंजक किससे बनता है। तो पीछे देखा आपने कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, जैसे कि 2x + 4, ये 2x + 4 लिखा हुआ था। आपने बोला कि ये बहुपद है, और मैं बोलता हूं कि व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसका मतलब ये व्यंजक भी है आपका। अब व्यंजक कैसे बनता है, व्यंजक बनता है चरों और अचर से। व्यंजक जब भी बनेगा तो उसमें चर और अचर आने जरूरी है। बिना चर और अचर के कभी भी व्यंजक नहीं बनता। क्या नहीं बनता, व्यंजक नहीं बनता। और चर और अचर कैसे मिलकर बनते हैं, गणित के हिसाब से। ऐसे नहीं कि ये आपका चर है, इसके पास में आपने व्यंजक को लिख दिया और ये आपके बन गया व्यंजक। ये चर लिखो और ये अचर लिखो सर, ये व्यंजक बन गया। नहीं, गणित लगानी जरूरी है। किसी भी काम में गणित का होना बहुत जरूरी है। ये आपके चर हैं और संख्याएं सारी अचर होती है। उनमें गणित काम में लो, योग करो, वैकलन करो, गुणन करो और विभाजन करो।
चार बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं गणित में, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। इनके बिना गणित काम की नहीं है। तो इन बातों को जब इनके साथ में काम में लेते हो कि जोड़, बाकी, भाग और गुणा, इन चारों को जब आप काम में लेते हो अपने व्यंजक के साथ में, इन चिन्हों का उपयोग करते ही आपके व्यंजक बनना स्टार्ट हो जाता है। चर और अचर के बीच में जब ये चिन्ह लगना प्रारंभ होते हैं तो आपके व्यंजक बनते हैं। और उनके कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे कि 4xy + 7। अब चिन्ह कौन कौन से हैं वो आप लोग देखो कि 4xy + 7 चिन्ह काम में लिए, 4 × x × y + 7 के यहाँ पे 2 बार तो गुणा काम में आया है और 1 बार क्या काम में आया है, आपके प्लस काम में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 चिन्ह एक साथ काम में ले सकते हैं, 3 बार काम में ले सकते हैं, 100 बार काम में ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक बार ही काम में लो और किसी एक को काम में लो। आप 2 चिन्हों को एक साथ काम में ले सकते हो और मैं तो कहूं चारों चिन्हों को एक साथ काम में ले सकते हो। और चारों चिन्हों को एक साथ काम में लेते हो तो भी व्यंजक बनता है, और एक चिन्ह को काम में लेते हो तो भी क्या बनता है, व्यंजक बनता है। जहां पे भी गणित में अंग्रेजी लिखी हुई मिले, x y z a b c कुछ भी, वो आपके क्या है, व्यंजक है। व्यंजक तो 100% है। बहुपद है कि नहीं है उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले व्यंजक देख लिया, व्यंजक से बहुपद की ओर चलेंगे। अभी ये बहुपद और व्यंजक में अंतर होगा तभी व्यंजक को अलग पढ़ते हैं और बहुपद को अलग पढ़ते हैं। तो आगे चलो आप लोग, ये चर क्या होते हैं? गणित में जो अंग्रेजी काम में आती है वो सभी क्या है, चर। और गणित की जो गणित है, जो संख्याएं हैं, वो सारे क्या हैं, आपके अचर हैं, नियत हैं, कांस्टेंट हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है, इसलिए इनको बोला जाता है अचर। इसमें आपके सारी संख्याएं आती है, सभी संख्याएं। अब संख्याएं चाहे नेचुरल हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रियल नंबर हो, चाहे कोई सी भी हो, कि प्राकट, पूर्ण, पूर्णांक, दशमलव, भिन्न, सभी इसके अंदर शामिल है। तो इसका मतलब है अचर आपके फिक्स मान होता है। और जहां पे मान में परिवर्तन आता है वहां पे आता है x y z अनियत। ये मान कैसे हैं आपके, अनियत हैं, मतलब फिक्स नहीं है। ये मान कैसे नहीं है, फिक्स नहीं है, परिवर्तन होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है चर। चरों और अचरों से मिलता है व्यंजक और काम में आते हैं। गणित के कुछ 4 अपने क्या है, चिन्ह हैं। अब बात कर लेते हैं बहुपद की, कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। चर बहुत सारे हैं अपने पास। चर कौन कौन से हैं, x y z और a b c d e f g। गणित में पूरी अंग्रेजी घुसाओगे तो चर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो चर है आपके, वो सभी चर आपके क्या होते हैं, एक से ज्यादा हो जाते हैं। पर हम बात करेंगे ऐसे बहुपद की जिसमें चर एक ही प्रकार का काम में आए, अलग चर काम में नहीं आना चाहिए। अलग चर का मतलब, यदि x आ गया आपके उदाहरण में तो सिर्फ x आना चाहिए, और y आ गया तो सिर्फ y आना चाहिए, दूसरा कोई भी बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। यदि x के बीच में यदि y टांग अड़ाता है तो वो एक चर वाला बहुपद नहीं है। कहने का मतलब, बहुपद जिसमें एक ही प्रकार के चर का उपयोग किया जाए उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं, या एक चर में बहुपद कहते हैं। ये बात जिसको समझ में आई है वो मेरे साथ इसके कुछ उदाहरण देख लो। कि उदाहरण पहला देखा मैंने, 3x, सिर्फ x आया है, ये अलग से आपका एक बहुपद है और कैसा है, एक चर वाला बहुपद है। यदि आगे बात करूं 2x + 5, तो 2x + 5 आपके कैसा है, एक चर में बहुपद है।
सिर्फ x काम में आ रहा है, इसके साथ y आ जाता तो एक चर वाला नहीं बोलता इसको। आगे बात करूं तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहां पे चर जो काम में आया है वो x है, यहां पे भी जो काम में आया है वो x है, तो एक ही प्रकार का हुआ ना। आगे और उदाहरण देखो आप लोग, कि और उदाहरण की बात करोगे तो ये वाला कौन सा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। सभी चरों की बात करो तो सभी x काम में आए हैं, और यदि सभी x काम में आए तो एक ही प्रकार का चर उपयोग में आया, तो एक चर में बहुपद। अब आगे ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनाते जाओ, उदाहरणों की कमी नहीं है गणित में। 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, मैं 1 2 3 की बात नहीं कर रहा हूं, घंटों में उदाहरण बनाओ। 1 घंटे बैठ के उदाहरण बनाए तो भी उदाहरण कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि गणित कभी खत्म नहीं होती। यदि कोई गणित को खत्म करना चाहे तो वो खुद खत्म हो जाए। आगे चलो, तो गणित को कभी खत्म मत करना, खुद खत्म हो जाओगे। आगे देखा कि इसको व्यक्त करने का एक तरीका होता है कि हर जगह तो उदाहरण के सामने ये नहीं लिखूंगा कि एक चर वाले, हर एक के सामने ऐसा लिखना संभव नहीं है, इतना पेपर नहीं होता। वैसे भी खपत होती है गणित में तो पेपर की बहुत ज्यादा, तो हम उसको क्या करते हैं, व्यक्त करने का एक तरीका देखते हैं, और बहुपद को व्यक्त किया जाता है p से, और उसके अंदर के चर को व्यक्त किया जाता है x से। कि यदि इसको पढ़ने की कोशिश करूं तो x चर में बहुपद है। क्या पढ़ूंगा इसको, कि जो आपके बहुपद है वो x चर वाला है, तो उसको मैं सीधा ही px से लिखूंगा, और देखने वाला समझ जाएगा, यदि गणित आती है तो क्या समझेगा कि जो बहुपद है उसका चर क्या है, x है। तो ये px gx से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि बहुपद है वो किस में है, x में है, और उसको g से प्रदर्शित किया है, और q से भी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण देख लो कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिया है, और वो कौन सा है कि px, ये बहुपद है किसके अंदर, x के अंदर, और कौन सा बहुपद है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये आपका बहुपद है वो कैसा है, एक चर वाला है। कैसा बहुपद है, एक चर वाला है। और बात कर लूं gx की, तो ये g तो करता है बहुपद को प्रदर्शित, और ये x करता है आपके चर को प्रदर्शित, और x कैसा है, एक प्रकार का चर है, तो ये x के अंदर अपना बहुपद है, और कैसा है, x क्यूब प्लस 1। और आगे चलें तो क्या होगा, आपके qx की बारी आएगी। आपके qx क्या होगा कि 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x। अब ये जो आपके बहुपद है इसको पढ़ेंगे कि ये बहुपद है x के अंदर, और कौन सा है, 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। कैसे भी आप तोड़ मरोड़ के इस गणित को देख सकते हो। आगे और चलूं तो प्रदर्शित करने का तरीका देख लिया, तो अब देख लेते हैं कि बहुपद की घात निर्धारित करना। ये जितनी भी बातें पढ़ा रहा हूं ऐसे ही फालतू में हवा में नहीं उड़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 2.1 में सारे सवाल इसके ऊपर आधारित है। यदि ये नहीं पढ़ोगे तो 2.1 का एक भी सवाल नहीं होगा, और 2 नंबर के सवाल एग्जाम में हर बार पक्का पूछे जाते हैं 2.1 से, और बहुत ही आसान है इसलिए पढ़ा रहा हूं। मुश्किल होती तो मैं भी नहीं पढ़ाता, मुश्किल अपने आप से पढ़ो। और गणित में मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी मुश्किल है, गणित मुश्किल होती तो कोई नहीं पढ़ता। और आज दुनिया में असंख्य लोग क्या पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता, क्योंकि गणित को भी गिना नहीं जा सकता। अब बात करते हैं बहुपद की घात। घात का मतलब आपने सुना है कि किसी भी संख्या के ऊपर छोटे 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 नंबर लिख देते हैं, वो क्या होती है, घात होती है। एक्चुअली में वो घात नहीं होती है, उन अंकों को बोला जाता है घातांक। उन अंकों को बोला जाता है घातांक। घात का अंक घातांक होता है। के बहुपद की घात की बात करूं तो पूरे बहुपद के ऊपर आप लोगों जैसे महान लोग क्या कर दो, एक घात लगा दो, तो क्या हो गया, बहुपद की घात हो गई सर। तो इसका मतलब इसकी पूरे की घात तो कुछ नहीं है, एक है, तो यहाँ पे बहुपद की घात 1 होनी चाहिए थी, पर यहाँ लिखा है कि इस बहुपद की घात तो 3 है।
अब मैं आपको घात का कंसेप्ट समझाता हूं कि घात का क्या कंसेप्ट है। कि घात का कंसेप्ट ऐसे समझो कि घात का कंसेप्ट समझने के लिए किसी भी बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद को उठा लो। कि इस 4x³ को उठाया और क्या किया, इसी की घात को चिपका दिया बहुपद की घात में, और यही आपके बहुपद की घात है। कि जो सबसे बड़ी घात है, जिस घात का सबसे बड़ा पद है, x की घात जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, वो भी आपका आंसर है। उसके अलावा कोई भी आंसर आप नहीं लिखना है, आपको सीधा वही आंसर लिखना है। यदि आगे चलते हो तो आगे यहाँ पे उदाहरण से आप समझ लो कि मैंने बता दिया कि किसी भी चर की अधिकतम घात ही आपका क्या होता है, बहुपद की घात होता है। परिभाषा कैसे भी बनाओ, आपको तो सबसे बड़ी घात वाला पद उठाना है और उसको आंसर लिख देना है। सबसे बड़ी घात का पद उठाना है और आंसर लिख देना है। यहाँ पे बड़ी घात कितनी है, 7 है, ये रहा 7, और इस 7 को मैंने अपने आंसर में लिखा और पूरे नंबर मिल गए। यदि ये समझ में आया है तो आगे चलता हूं, नहीं तो आपके लिए रुक जाता हूं। अब रुकना संभव नहीं है किसी का भी, तो बहुपद की पहचान करना सीख लो कि व्यंजक और बहुपद में क्या अंतर है। व्यंजक और बहुपद में यह अंतर है कि बहुपद के चरों की घात हमेशा पूरी होती है, माइनस की नहीं होती। घात कैसी नहीं होती, जो आपके घात है वो कैसी नहीं होती, माइनस की नहीं होती, अंडर रूट की नहीं होती, और भी जो घातें आपके पॉइंटों की है, जैसे कि किसी की घात 0.1 लिख दिया तो वो घातें आपके मान्य नहीं होगी, वो बहुपद नहीं होगा, व्यंजक जरूर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुपद की घात निकालूं और उस घात में आप क्या करो, बहुपद की घात नहीं, सॉरी, कि बहुपद के चरों की घात की बात करूं। कि कोई भी आपका चर है, चर चाहे कोई भी है, कैसा होना चाहिए, चर आपके होना चाहिए पूर्ण संख्या, पूरी घात का चर होना चाहिए। चर बटा में नहीं लिखना चाहिए। सीधे सीधे बात कर लेता हूं मैं, उदाहरण लेके देख लेते हैं कि x³ प्लस 1/x प्लस 2। एक उदाहरण ये लिया, और यहां पे लेता हूं x² प्लस x प्लस 3। ये वाला एक और उदाहरण ले लेता हूं। 2 उदाहरण ले लिए मैंने, और बहुत सारे उदाहरण अभी और ले लेंगे। कि यहां से बात कर ली मैंने कि 2 प्रकार के उदाहरण लेता हूं। अब आपके लिए 2 उदाहरण लिए। यहां पे घात क्या है, पूरी, यहां पे घात क्या है, नीचे। सीधा समझो, यहां पे सीधा समझना है, घात कहां है, नीचे, चर कहां आ गया, नीचे। अब यहां पे देखो, सारी घातें ऊपर है और कैसी है, पूरी है। सारी घातें पूरी है, पूर्ण संख्या है, मतलब ये बहुपद है, और नीचे आते ही बहुपद नहीं है। यदि ये चर आपके अंडर रूट में डाल दूं तो बहुपद नहीं है। उदाहरण और समझो इसके बहुत सारे उदाहरण समझने पड़ेंगे, और मेरे को इतना याद है कि किताब का 2.1 का चौथा या 5वां सवाल यही मिलेगा कि बहुपद, चौथा 5वां क्या, पहला सवाल ही यही है, बहुपद पहचानिए, कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो बात कर लेते हैं बहुत सारे उदाहरण की, सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं। कि उदाहरण देखना स्टार्ट करो और पहला लिखो x² प्लस x प्लस 2, पहला उदाहरण। दूसरा लिखो x³ प्लस 1/x³ प्लस x। तीसरा उदाहरण लिखो x की घात 4 प्लस 1/x प्लस x³ बटा x, और यहां पे भी x² लगा लो। और आगे आओ, चौथा और देखो कि x की घात 4 1/√2 प्लस 3। एक और उदाहरण देखो कि x² प्लस x अंडर रूट प्लस 3। ये आप उदाहरण देख लो। यहां पे सारी घातें ऊपर है और पूरी है, तो उत्तर क्या आएगा आपका, उत्तर आएगा बहुपद है। राइट और रॉन्ग से डिसाइड कर लेंगे, बहुपद होगा तो राइट, नहीं होगा तो रॉन्ग। अब आगे चलूं, यहां पे घात कैसी है, यहां पे घात 3, इसकी घात कैसी है, 3 कोई नहीं बोलेगा, नीचे घात है, घात कैसी है, नीचे है, मतलब बहुपद कैंसिल। आगे चलो, आगे चला तो ये रहा आपका, नीचे आ गया, कैंसिल कर दो,
बस दिमाग आपका इतना ही चलता है। नीचे दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि x से x स्क्वायर कटा, x से घात 2 कट के, सॉरी 3 कट के 2 हो गई, तो ये बहुपद क्या बनेगा, x की घात 4 प्लस x की घात 2। अब देखो कि कोई चर नीचे आ रहा है क्या आपका, कोई भी चर नीचे नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, बहुपद है। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले भिन्न को सरल जरूर करना है, किसी भी भिन्न को सरल किए बिना आगे मत बढ़ना। के आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो अंडर रूट दिख गया, बट अंडर रूट के अंदर क्या नहीं है, x या कोई भी चर नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। क्या ये बहुपद होगा, और बहुपद होगा तो राइट मारो। आगे x को पकड़ो, x के ऊपर 2 लिखा हुआ है, पूर्ण संख्या, x क्या है, अंडर रूट में है, मतलब बहुपद कैंसिल। सारे एग्जाम्पल करवा दिए, चाहे घात पॉइंटों में आ जाए। 6 नंबर और देखो, x की घात 6 प्लस x की घात 0.6 प्लस 3, यदि पॉइंटों में घात है तो भी आपका बहुपद नहीं है। मतलब आप क्या समझे कि बहुपद के लिए सभी चरों की घातें पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। घातें पूरी नहीं, बहुपद नहीं, हटाओ, खेल खत्म। और खेल खत्म होते ही बढ़ो आगे, बहुपद के परिचय के बारे में, बहुपद के प्रकार के बारे में। एक और बात बता देता हूं, ये सभी क्या है, व्यंजक हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि ऐसे मान होते ही नहीं है, ऐसा होता है। ये सभी क्या है, आपके व्यंजक हैं। आपके क्या है, ये सभी व्यंजक हैं। ये हैं गणित के कुछ एक्सप्रेशन है, व्यंजक हैं, परंतु ये सभी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। सभी व्यंजक है, सभी बहुपद नहीं है। तो एक सवाल और बनता है, क्या सभी व्यंजक बहुपद होते हैं? बहुपद होते हैं? नहीं, सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते, पर सभी बहुपद व्यंजक होते हैं। तो इस बात को रट लेना, याद कर लेना। आगे चलो, आगे चलूं तो बहुपद के प्रकारों के बारे में तो जानोगे। ऐसा तो है नहीं सिर्फ बहुपद होता होगा, बहुपद के भी बहुत सारे भाई बहन ब्रांचेज, नीचे बेटे बहू, बहुत सारी ब्रांचें हैं बहुपद की। और वो बहुपद की ब्रांचें हैं, एक तो बहुपद का ससुराल है घातों के आधार पे, और एक बहुपद का क्या है, टियर है, और वो किसके आधार पे, पदों के आधार पे। बहुपद के ससुराल के बारे में देखते हैं, तो वो ससुराल कौन सा है, घातों वाला। बहुपद की घात पढ़ी थी, और पढ़ी थी तो घातों के बारे में अध्ययन करो कि घात 1 होती है तो रेखिक, घात 2 होती है तो द्विघाती, घात 3 होती है तो त्रिघाती। मतलब यदि घातें यदि निर्धारित करूंगा तो एक घात वाले, घात 1 ही होनी चाहिए, फिक्स है, घात 1 ही होगी तो क्या होगा, रेखिक होगा। आपके 1 ही होनी चाहिए, केवल और केवल 1 ही। आगे चलूं, द्विघाती। अब दूसरा कौन पार्ट है इसका, द्विघाती, घात 2 ही होनी चाहिए। अब उनमें एक शर्त है अपने, पहले आप इन नामों के बारे में जानो, इनके वर्गीकरण के बारे में जानो। के घातों के बारे में देख लिया कि एक वाला रेखिक, नाम देखो, इनके बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में समझाऊंगा। पहले नाम और घातें देख लो, नाम निर्धारित करते हैं, उदाहरण अभी देखते जाएंगे साथ में, सारा खेल समझाऊंगा अभी। के आप लोग क्या देखो यहां पे, क्या हम देख रहे हैं, पहले एक बार वापस देख लो बहुपद को। बहुपद के प्रकार देखे, ये ससुराल वाले, मतलब एक प्रकार है घात वाला, और दूसरा प्रकार है पद वाला, मतलब घर, खुद का घर है पद वाला, और एक है इसका ससुराल घात वाला। 2 आधार हो गए। वर्गीकरण करते हैं, आधारों के ऊपर हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि घरों का वर्गीकरण किया जाता है, 1 मंजिल वाला, 2 मंजिल वाला, फ्लैट, घर, ये बहुत सारे वर्गीकरण है। वैसे ही इनके वर्गीकरण किए जाते हैं घातों के आधार पे। अब घातों के आधार पे जब इनके वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घातों की संख्या, कि घात 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब घात 1 होती है तो रेखिक, घात 2 होती है तो द्विघाती,
घात 3 होती है तो त्रिघाती। अब सर यहाँ पे एक घाती क्यों नहीं बोला? अरे आप तो बोल दो आत्मघाती क्यों नहीं बोला? आत्मघाती नहीं बोल सकते, इसको एक घातीय बोलते थे पहले, पर ऐसा संभव नहीं है। एक घातीय भी होता है, पर इसको रेखिक बोलने के पीछे एक पर्टिकुलर कारण है कि जब भी ऐसे उदाहरणों से आपके ग्राफ के ऊपर क्या बनाई जाती है, जब लाइनें बनाई जाती है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, रेखिक प्राप्त होता है, रेखाएं प्राप्त होती है, और जब रेखाएं प्राप्त होती है तो एक रेखा बनती है, इसलिए इसको बोला जाता है रेखिक। इसलिए एक घात वाला बोलने से अच्छा है आप इसको क्या बोलो, रेखिक बोलो। और इसको रेखिक बोलने के बाद जब आगे चले तो क्या हुआ कि घातें कितनी हो गई, एक से बढ़ के दो। जब घातें एक से बढ़ के दो हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं दो घात वाला द्विघाती। और जब घातें 3 हो जाता है तो क्या होते हैं, त्रिघाती बोलते हैं, 3 घात वाला त्रिघाती। अब बात करता हूं इनके व्यापक रूप की और उदाहरण की। के व्यापक रूप की ऐसे बात करूंगा कि जब हम बात करते हैं किसी चीज को बनाने की, किसी भी चीज को बनाना हो तो क्या होता है, एक फॉर्मेट फिक्स कर देते हैं कि ये चीजें तो फिक्स है, उनके अलावा चेंज करते जाओ, बहुत सारे उदाहरण मिलते जाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मेट सेट कर लिया कि उसके लिए रेखिक के लिए एक फॉर्मेट सेट किया ax + b। इस फॉर्मेट को सेट करने के बाद इन लोगों ने क्या बोला कि आप क्या करोगे, x को नहीं छेड़ोगे, x में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसकी घात को नहीं छेड़ना है, सिर्फ x ही लिखना है। हमने x लिख दिया। उसके बाद इन लोगों ने बोला कि a की जगह 0 के अलावा कुछ भी लिखो, कि a बराबर 0 है, नहीं, a बराबर नहीं है, इसके बीच में एक डंडी आती है, a बराबर 0 कर दोगे तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर आ सकता है 0 के अलावा, और उसके साथ में कोई भी नंबर। समझ में आई बात कि a की जगह कोई भी नंबर आ सकता है 0 के अलावा, और b की जगह कोई भी नंबर लिखो, आपको फुल छूट है। इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह मैंने लिखना स्टार्ट किया 1x + 0, सबसे पहले लिखा 1, उसके बाद 2 लिख लिया 2x + 0, उसके बाद जो मर्जी आए कि ये उदाहरण भी लिख सकते हो 5x + 4। अब आपका मन है 4 नहीं लिखूंगा, 5x + 3 लिखूंगा, लिखो। नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस लगाऊंगा, लगाओ कि 5x - 3, जैसी मर्जी वैसा काम, पर उदाहरण रेखिक के ही बनेंगे। इस x को नहीं छेड़ोगे और यहाँ पे 0 नहीं लिखोगे, तब तक रेखिक में ही चलते जाओगे। तो आगे और देखते हैं इसके द्विघाती के बारे में। तो द्विघाती क्या है आपका, द्विघाती है, इसका व्यापक रूप है ax²। यहाँ पे ax है वो आपके क्या है, a 0 है, और b और c की जगह कुछ भी लिख सकते हो, पर a 0 होगा तो आपके सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। a 0 नहीं होना चाहिए, शर्तें वही लागू होती है, नियम और शर्तें एक जैसी लागू होगी घात के ऊपर। तो a व्यापक रूप है ax² + bx + c। फॉर्मेट सेम चलाना है अपने को, फॉर्मेट चेंज किया काम चेंज, बहुपद से घातों से चल के दूसरी जगह चले जाओगे, फॉर्मेट चेंज नहीं करना है। फॉर्मेट चेंज कैसे नहीं करना है, घातों को नहीं छेड़ना है, x को नहीं छेड़ना है। तो यहां से समझो कि बराबर 0 नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी करो, और उसके अलावा काम करना स्टार्ट किया तो a की जगह 2 लिखा, उसके बाद b की जगह 3 लिखा और c की जगह 2 लिखा। मतलब ये एक उदाहरण मिल गया 2x² + 3x + 2। आगे और चले तो यहां से b की जगह 0 करते ही आपके ये a b x तो खत्म हो गया, उसके बाद मिला तो x² + 2। आगे इन दोनों को इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया, इन दोनों को 0 किया और a की जगह लिखा 2, और आपके उदाहरण मिल गया। यदि कोई महान लोग ये बोलते हैं कि क्या सर x² हो सकता है क्या, हाँ x² द्विघात होता है, ये एक उदाहरण है उसका।
तो आगे और चले तो 3 घात ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ए की जगह 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी करो। आगे कुछ भी किया तो ए की जगह 4, बी की जगह 6, सी की जगह 3 और आगे 2। और आगे चले तो इसने क्या किया, इस सी को उड़ा दिया, मतलब 0 कर दिया। सी को 0 करते ही एक्स का खेल खत्म। और आगे मिला अपने को 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 और आगे प्लस x। आगे और दिमाग चलाया, दोनों को उड़ाया, और दोनों को उड़ाते ही इसने क्या प्राप्त किया कि 3x की घात 3 प्लस x। और आगे और नया मेरे जैसा आएगा, तीनों को ही उड़ाऊंगा, क्या करेगा, उड़ा दे भाई। उड़ाते ही आपको मिलेगा एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स क्यूब संभव है, और इसके आगे 2x की घात 3 भी संभव है। तो आप समझे ये क्या है, घातों के आधार पे आपका क्या है, वर्गीकरण है। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे पदों के आधार पे। घात तो देखिए आपने, पद भी देखे ना, एक पद हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो पदों के आधार पे वर्गीकरण करेंगे, उसे बोलेंगे पद वाला वर्गीकरण, मतलब घर वाला, ये ससुराल है। और घर वाला वर्गीकरण घर के भाई बहनों के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ऑनलाइन क्लासों में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, जाते जाते भी आपका स्वागत कर रहा हूं।